नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का B2 स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बहुउद्देशीय शब्द के बारे में कि ये सब बहुउद्देशीय जो शब्द है इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसका मतलब क्या है। तो मित्रों, बहुउद्देशीय से तात्पर्य है आपके ऐसा कोई भी कार्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वह आपके बहुउद्देशीय के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आता है सब, अगर ऐसा है तो हम जानना चाहेंगे वो आपके उद्देश्य कौन कौन से हैं, कि ऐसे कौन कौन से हमारे सामने उद्देश्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहें। तो आप सुनिएगा, हम बात करना चाहते हैं ऐसे उद्देश्यों के बारे में तो हमारे जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में आप देखिएगा, आप देखेंगे जैसे आपके सिंचाई करना, सिंचाई कार्य एक उद्देश्य ये हुआ। दूसरे नंबर पर आप बात करते हो विद्युत को लेकर, विद्युत उत्पादन, और विद्युत उत्पादन को कई बार मित्रों आपने पाया होगा इसे शक्ति के नाम से भी जाना जा सकता है, शक्ति भी इसको कह दिया जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो आपके आता है नेक्स्ट वनों में वृद्धि, नेक्स्ट पर्यटन को बढ़ावा, नेक्स्ट भूमि के कटाव को रोकना, पेयजल, पेयजल का मतलब पीने का पानी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम चर्चा करते हैं इन उद्देश्यों को लेकर मित्रों, तो अगर कोई भी योजना या परियोजना ऐसी है जो इनमें से एक से ज्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति करती है तो वह आपके बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से मित्रों जानी जाती है। तो आप याद रखिएगा, ऐसी कोई भी परियोजना जो इनमें से एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति करती है उसे मित्रों हम क्या कह देते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। और जिसमें हम बात करें सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो हमारे एग्जाम को लेकर है, सिंचाई परियोजना को लेकर। तो हम हमारे बात करें राजस्थान को लेकर मित्रों, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर कल को ये पढ़ना पड़े कि सब सिंचाई के बारे में पढ़ना पड़े, सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ना पड़े, तो सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आता है सिंचाई, कि सब ये सिंचाई का मतलब क्या होता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा मित्रों, जब मानव के द्वारा किसी भी फसल को आपके उगाया जाता है और उगाते समय जो पानी दिया जाता है वो क्रिया आपके क्या कहलाती है, सिंचाई के नाम से जानी जाती है। मानव द्वारा फसलों में दिया गया जल आपके सिंचाई के नाम से जाना जाता है। अगर फसल उगी हुई है और बरसात हो जाती है, पानी गिर जाता है, तो वो आपके सिंचाई के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको मैंने बताया सिंचाई का मतलब क्या हो गया कि आपके मानव द्वारा, कह सकते हैं अपन इसको मानव द्वारा फसलों को, मानव द्वारा फसलों को जल देने की क्रिया, जल देने की जो क्रिया होती है, जो विधि होती है, जो प्रणाली होती है, वह आपके क्या कहलाती है, सिंचाई के नाम से जानी जाती है। तो हम याद रखेंगे सिंचाई का मतलब ये हुआ। अब हमने देखा कि सब ये जो सिंचाई की जिसकी आप बात कर रहे हो, इसको अगर परियोजना के अंतर्गत देखें तो भारत सरकार द्वारा, राजस्थान के द्वारा इस सिंचाई को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर इस सिंचाई के हमने प्रकार जानना चाहे
तो इन तीनों प्रकारों के बारे में आप देखिएगा। इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया, 1, 2 और 3। नंबर 1 को हमने नाम दिया, इसे हम कहते हैं मित्रों लघु सिंचाई। इसे दोस्तों लघु सिंचाई के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आती है आपके मध्यम सिंचाई। मध्यम सिंचाई। और तीसरे नंबर पर आते हैं तो आपके आती है वृहद सिंचाई। वृहद सिंचाई। तो देखो साहब, आपके सामने 3 प्रकार की परियोजनाएं देखने को मिल रही है। नाम बोलता हूं, नाम सुनना। लघु सिंचाई परियोजना पहली। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। 2 नंबर पर मध्यम सिंचाई परियोजना। 3 नंबर पर वृहद सिंचाई परियोजना। 3 परियोजनाएं आपको देखने को मिलती है। अब हमने कहा इन तीनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है साहब? तो अंतर हमें बताया गया कि आपके जब भी किसी भी किसान के द्वारा या किसी भी परियोजना के माध्यम से अगर आप देखते हो कि 0 से लेकर आपके मित्रों 2000 हेक्टेयर भूमि पर अगर आपके सिंचाई कार्य किया जाता है तो वह आपके लघु सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। आप इसको कह सकते हो 0 से 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य लघु सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाएगा। अगर आप बात करना चाहें 2000 हेक्टेयर भूमि से लेकर आपके 10,000 हेक्टेयर भूमि पर अगर आपके सिंचाई कार्य होता है तो वह मित्रों आपके क्या कहलाता है, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जाना जाता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजना की, तो आपके बताया जाता है मित्रों 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अगर आपके सिंचाई कार्य किया जाएगा तो वह मित्रों वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे ना आप, तीनों मैंने प्रकार बताए, आप रिपीट करता हूं सुनने का। सिंचाई का मतलब क्या हुआ, मानवों द्वारा फसलों में जल देने की जो विधि है, जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वह आपकी सिंचाई के नाम से जानी जाती है। और सिंचाई परियोजनाओं के हम प्रकारों की बात करते हैं तो इसको हमने कितने भागों में बांटा है, मूलतः हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है साहब। और इन तीनों भागों को लेकर बात करें तो नंबर 1 है लघु सिंचाई परियोजना, नंबर 2 है मध्यम सिंचाई परियोजना और नंबर 3 है वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना को लेकर हम बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना में क्या हुआ, आपके 0 से 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य लघु सिंचाई परियोजना, 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर मध्यम सिंचाई परियोजना और 10,000 से अधिक भूमि पर आपकी कहलाती है वृहद सिंचाई परियोजना। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मध्यम सिंचाई परियोजना से तात्पर्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर। एग्जामिनर पूछ लेता है वृहद सिंचाई परियोजना से तात्पर्य, तो आपका आंसर होना चाहिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई कार्य। यह आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करना चाहेंगे ये सिंचाई परियोजनाओं के आपको प्रकार पता चले, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान में सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। दोस्तों हम अब देखते हैं राजस्थान को लेकर, तो आप देखिएगा अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं तो देखिएगा मैं आपको एक मैप बनाता हूं, ये हमारे राजस्थान का मैप है। और राजस्थान में हम मित्रों सिंचाई परियोजनाओं को लेकर अध्ययन करें तो आप देखिएगा ये है मित्रों हमारे राजस्थान की स्थिति, ये देखिएगा। और इस राजस्थान में आप देखते हैं तो इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको यहां पर एक नदी बहती हुई दिखाई देती है मित्रों। और इस नदी का आप नाम अगर जानना चाहें तो इस नदी का नाम है दोस्तों सतलज नदी। यह है सतलज नदी, सतलज नदी।
और मित्रों सतलज नदी को लेकर आप बात करते हैं तो आप सुनिएगा, इस सतलज नदी से हमने एक नहर निकाली और ये नहर निकालकर हम यहां पर लिया है। और अगर इसको लेकर हम बात करते हैं नहर को, तो यह नहर हमारे एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला वह प्रारंभिक जो हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, वो क्वेश्चन ये बनता है कि इस नहर का नाम क्या है साहब। तो हमें बताया गया कि इस नहर का नाम है साहब गंग नहर के नाम से इसको जाना जाता है। इसे आपके गंग नहर के नाम से जाना जाता है, पहले नंबर पर बात। और इस गंग नहर की अगर आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि गंग नहर जो है इसका संबंध आपके कहां से, तो सतलज नदी से। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सतलज नदी में कहां से इसको निकाला गया है। तो मित्रों याद रखिएगा, सतलज नदी में हम बात करते हैं तो इसको इस स्थान से निकाला गया है, ये वाला स्थान आप देख रहे होंगे। और इस स्थान का नाम अगर आप जानना चाहें मित्रों, तो इस स्थान का नाम है हुसैनी वाला। और इस हुसैनी वाला नामक स्थान का संबंध आपके देखने को मिलता है पंजाब राज्य से, इसका संबंध देखने को मिलता है। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन भी आ गया ना कि आपके सतलज नदी कहां से निकाली गई है, तो हुसैनी वाला पंजाब से निकाली गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है साहब इस नहर को बनवाया किसने। तो साहब उस जमाने की अगर हम बात करें तो एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत का नाम था बीकानेर रियासत। एक रियासत है जिसका नाम है बीकानेर रियासत। और इस बीकानेर रियासत के मित्रों एक शासक रहे जिनका नाम था मित्रों महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो अगर हम बात करना चाहें कि आपके बीकानेर रियासत के जो शासक थे महाराजा गंगा सिंह, इनको लेकर हम बात करें तो इन गंगा सिंह के द्वारा ये नहर बनवाई गई। अब अपने लिए क्वेश्चन आया साहब गंगा सिंह जी ने कब बनवाई, निर्माण कब करवाया। तो इसका निर्माण बनकर जो तैयार होती है मित्रों, वह निर्माण करवाया गया आपके 1927 में, इसका मित्रों निर्माण हो जाता है। तो आप कह सकते हो गंग नहर का निर्माण कब हुआ, 1927 में। किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। गंगा सिंह ने सोचा इस नहर का नाम क्या रखें, तो उन्होंने अपने ही नाम के आधार पर इस नहर का नाम रख दिया गंग नहर, इसको नाम दे दिया। दूसरे नंबर पर एक क्वेश्चन और आता है कि साहब इस निर्माण के बाद यह आज वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में इस नहर के माध्यम से लाभान्वित जिले की अगर हम बात करें आज वर्तमान में, तो इस नहर से आपके लाभान्वित जिला कौन सा है, तो पता चलता है मुख्यतः इस नहर से जो लाभान्वित आज जिला है वह आपके है गंगानगर जिला, इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित है। दोस्तों इस नहर 1927 की जो बात चल रही है, इससे पहले पूरे राजस्थान के अंदर कोई नहर नहीं हुआ करती थी। और नहर ना होने के कारण आपके लिए एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। और यह क्वेश्चन एग्जाम का बना और हमसे पूछा गया कि इस नहर को लेकर अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन कहा जाता है राजस्थान की प्रथम क्या कहलाती है, पक्की नहर के नाम से जानी जाती है। कि राजस्थान की प्रथम पक्की ये क्या है मित्रों, नहर कहलाती है। तो आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम पक्की नहर कौन सी है, तो आपके गंग नहर के नाम से जानी जाती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे पहले कोई नहर लेकर नहीं आता है और ये पूरा प्रदेश आपके मरुस्थलीय प्रदेश है साहब। और इस मरुस्थलीय प्रदेश में पानी की, जल की अत्यंत कमी है साहब। और अत्यंत जल की कमी होने के कारण लोगों को पानी इतना मिलता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भी उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या किया, उन लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की और आपके सतलज नदी का पानी उनके घर तक पहुंचा दिया। तो वो लोग इतने उत्साहित हुए, इतने आपके खुश हुए कि उन्होंने कहा कि इस महाराजा गंगा सिंह ने तो वो काम हमारे लिए किया है जो किसी जमाने में भागीरथ राजा के द्वारा अपने पूर्वजों के
अस्थियों को आपके मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। कि जब हम पुरानी कथाएं पढ़ते हैं तो उन कथाओं में हमें पढ़ने को मिलता है कि महाराजा भागीरथ भी आपके स्वर्ग से गंगा नदी को धरातल पर लेकर आए थे। ठीक उसकी तुलना यहां की प्रजा ने, बीकानेर रियासत के लोगों ने किसके की? महाराजा गंगा सिंह से। और गंगा सिंह के बारे में कहा कि गंगा सिंह भी उस भागीरथ के माफी की आपके हमारे यहां पर पानी लेकर आए हैं। इसलिए मित्रों, इस महाराजा गंगा सिंह के बारे में एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक आपके राजस्थान कह सकते हो, या इसको कई बार भारत भी देखने को मिलता है। आधुनिक राजस्थान के क्या कहा गया? भागीरथ की संज्ञा दे दी गई साहब, कि आपके आधुनिक राजस्थान के भागीरथ किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए महाराजा गंगा सिंह को आपके क्या दे दी गई? संज्ञा दे दी गई, अर्थात आप कह सकते हो उपनाम दे दिया गया। क्लियर है मित्रों? तो ये आपको सारी बातें लर्न रखनी है किसके संदर्भ में? इस गंग नहर के संदर्भ में आपको लर्न रखनी है दोस्तों। कि आपसे अगर पूछ लिया जाता है गंग नहर को लेकर, अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, फटाफट सुनते जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम में होने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन कि गंग नहर के बारे में पूछा गया, गंग नहर का संबंध किस नदी से है? तो डायग्राम में आपको दिख रहा है सतलज नदी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि गंग नहर का संबंध आपके सतलज नदी में किस स्थान से है? तो हुसैनी वाला नामक स्थान है जो पंजाब से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया गंग नहर का निर्माण कौन करवाते हैं? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह किस रियासत के मालिक हैं? बीकानेर रियासत के शासक हैं। और इन्होंने निर्माण कब करवाया? तो वर्ष है हमारे पास 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाभान्वित जिला, तो आपके सामने गंगानगर। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण कि राजस्थान की प्रथम आपकी क्या कहलाती है? पक्की नहर कहलाती है। महाराजा गंगा सिंह लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था करने के कारण लोगों ने इन्हें उपनाम दिया, और इन्हें उपनाम क्या दे दिया? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कह दिया। ये सारी बातें हुई दोस्तों किसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में हुई। तो आपको एक नहर कंप्लीट होती है जिसका नाम था गंग नहर। इससे जरा और आगे बढ़ते मित्रों, देखिएगा, अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, जरा देखिएगा साहब। ये हमारे सामने एक जिला मैं बनाता हूं दोस्तों, एक ये जिला देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो जिला मैंने बनाया है, इस जिले का आप नाम जानना चाहें ना, तो इसका नाम आपको देखने को मिलता है भरतपुर। ये है आपके जिला भरतपुर। ठीक है मित्रों, ये भरतपुर जिला हो गया। अब हम भरतपुर जिले के बारे में बात करना चाहें तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा इस भरतपुर जिले को लेकर बात करें तो यहां पर आपके एक स्थान है, और यहां पर हमने मित्रों एक नदी देखी है, और इस नदी का नाम आप जानना चाहें तो इस नदी का नाम है मित्रों यमुना नदी। देख पा रहे होंगे ना, यमुना नदी। और हम देखते हैं कि इस यमुना नदी के बारे में जब आप बात करते हैं तो इस यमुना नदी से साहब आपके एक नहर निकाली जाती है, और यह नहर आगे गति करती हुई सीधा भरतपुर में पहुंच जाती है। क्लियर? तो अपने लिए क्वेश्चन की अगर आप बात कर ली जाए तो अपने लिए क्वेश्चन एग्जाम का क्या बन सकता है उसको लेकर हम बात करें तो आप देखिएगा जरा। अगर हम बात करना चाहें इसको लेकर तो आप क्वेश्चन सुनिएगा। सबसे पहला वह प्रारंभिक जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस नहर का नाम पूछा जाएगा कि आप इस नहर का नाम बताइए हमें। तो हमने इस नहर का नाम बताया, इस नहर का नाम भरतपुर में होने के कारण इसका नाम ही क्या है मित्रों? इसे आपके भरतपुर नहर के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखो भरतपुर नहर के बारे में एग्जाम के क्वेश्चनों की अगर हम बात कर रहे थे तो एग्जाम के हमें क्या क्या क्वेश्चन मिले। पहला क्वेश्चन मिला भरतपुर नहर के बारे में कि साहब भरतपुर नहर का संबंध आपके कहां से है? तो यमुना नदी से। और यमुना नदी में भी कहां से निकाली गई है ये? तो मित्रों बताया जाता है यह आपके आगरा के निकट से इसे निकाला गया है। आगरा के निकट से इसे निकाला गया है। क्लियर है दोस्तों? और अगर बात करते हैं आगरा के निकट तो हमारा संबंध है यूपी से देखने को मिलता है कि यूपी के निकट से इसको निकाला गया है।
दूसरा क्वेश्चन आता है कि भरतपुर नहर का निर्माण कब होता है। तो मित्रों इसका निर्माण होता है 1964 में, 1964 में इसका निर्माण होता है। और अगर आप बात करना चाहते हैं इसी नहर को लेकर तो एक क्वेश्चन और आता है कि अगर लाभान्वित जिले की बात की जाती है तो आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि लाभान्वित जो जिला है वह लाभान्वित जो जिला है वह आपके जिला है कौन सा, आपके भरतपुर जिला इससे लाभान्वित जिला देखने को मिलता है। कि ये आपके भरतपुर जिला इससे आपको लाभान्वित देखने को मिलता है। तो आप बता सकते हो कि भरतपुर जिला इससे लाभान्वित है। और हमने जानना चाहा इससे आपके मूल कार्य क्या होता है, तो हमें बताया गया मूल कार्य इससे किसका होता है, पेयजल का इससे मूल कार्य आपके आपूर्ति होती है। कि यहां पर आपके भरतपुर के आसपास या भरतपुर जिले को पेयजल आपूर्ति करवाने का आपके कार्य किया जाता है। तो देखो मित्रों, अब मैं भरतपुर नहर के बारे में आपको क्वेश्चन बताता हूं जो आपको इस डायग्राम के माध्यम से विदित हो जाएंगे। क्वेश्चन सुनिएगा कि बात आती है भरतपुर नहर को लेकर। तो क्वेश्चन आया भरतपुर नहर का संबंध किस नदी से है, यमुना नदी से। यमुना नदी का संबंध कहां से है, आगरा के निकट यूपी से। दूसरा क्वेश्चन आया कि भरतपुर नहर का निर्माण कब होता है, तो आपके 1964 में। तीसरा क्वेश्चन आया भरतपुर नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो आपके भरतपुर जिला। और आपके इससे क्या होता है, मुख्यतः आपके पेयजल आपूर्ति करवाने का इससे कार्य होता है और कुछ मात्रा में इसका सिंचाई जल भी आपको उपलब्ध हो जाता है। आप कह सकते हो पेयजल व सिंचाई के लिए इसका मूल कार्य किया जाता है। तो ये हुई आपके दूसरे नंबर पर भरतपुर नहर। जरा मित्रों और आगे हम बढ़ते हैं और हम देखना चाहेंगे और अपने राजस्थान में क्या स्थितियां देखने को मिलती है। तो हमने देखा दोस्तों, थोड़ा सा राजस्थान को और आगे पढ़ने का प्रयास किया। यहां पर ही यमुना नदी से आपके एक और नहर देखी हमने साहब, जो आपके कहां जा रही थी, वापस भरतपुर में जा रही थी। अभी जो पड़ी वो भी भरतपुर में जा रही थी और ये दूसरी वाली भी भरतपुर में जा रही थी। और हमने इस नहर का नाम जानना चाहा तो पता चला इस नहर को आपके कहा जाता है गुड़गांव नहर के नाम से जाना जाता है। इसको गुड़गांव नहर के नाम से इसे जाना जाता है। और मित्रों अब गुड़गांव नहर के लेकर क्वेश्चन बात करते हैं तो आप सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, ये गुड़गांव जो नहर आपको देखने को मिल रही है यह आपके किस नदी से संबंधित है, तो वो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपको मैप में दिख रहा है यमुना नदी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो गुड़गांव नहर है इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें कि गुड़गांव नहर आपके निकलती कहां से है, तो आपके एक स्थान है ओखला। ओखला नामक स्थान से है और इस ओखला नामक स्थान से ये निकलती है जो आपके दिल्ली के निकट देखने को मिलता है। दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सीमा पर है कि दिल्ली के निकट यमुना नदी के अंदर से ओखला नामक स्थान से एक नहर निकाली गई जो आपके गति करती हुई सबसे पहले आई हरियाणा में और हरियाणा के बाद आपके ये कहां चली गई, राजस्थान के भरतपुर जिले में साहब पहुंच गई। और भरतपुर जिले को लाभान्वित करने का इसने क्या किया, कार्य किया। और हमारे लिए क्वेश्चन बना कि ये नहर कब बनाई जाती है, तो पता चलता है इसका निर्माण आपके 1985 में 1985 में इस नहर का निर्माण किया गया। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, गुड़गांव नहर को लेकर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है गुड़गांव नहर का संबंध, तो गुड़गांव नहर का संबंध है आपके यमुना नदी से। दूसरा क्वेश्चन, गुड़गांव नहर कहां से निकाली गई है, तो दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से इसको निकाला गया है। तीसरा क्वेश्चन, इसका निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण 1985 में इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करना चाहें और आगे तो आपके कहा जा सकता है कि साहब गुड़गांव का नाम तो बदलकर आज वर्तमान में गुरुग्राम कर दिया गया है। तो मित्रों बिल्कुल सही बात है, ये गुड़गांव का नाम परिवर्तित कर कर गुरुग्राम कर दिया है, लेकिन नहर का नाम अभी भी आपको गुड़गांव नहर के नाम से ही जाना जाता है। गुड़गांव के पास से, गुरुग्राम के पास से ये बहती हुई आती है, इसलिए इसका नाम गुड़गांव नहर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि आपके भरतपुर के कामा तहसील से ये आपके एंट्री करती है। तो ये हुई साहब आपकी तीसरी। अभी तक हम अगर बात करें तो 3 नहर हम पढ़ चुके हैं मित्रों। नंबर 1 पर बात करते हैं तो हमने नंबर 1 पर देखा था गंग नहर, जो मैंने आपको डायग्राम में बताई। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो आपके भरतपुर नहर, और तीसरे नंबर पर आप बात करते हो तो ये गुड़गांव नहर देखने को मिलती है।
अब इसके बाद आती है और महत्वपूर्ण नहर एक, और उस नहर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको लेकर आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक परियोजना का नाम आपको देखने को मिला था गंग नहर परियोजना, और मित्रों दूसरे नंबर पर मैंने आपको जो परियोजना बताई थी उस परियोजना का नाम था भरतपुर नहर परियोजना। और अब हम जो तीसरे नंबर पर परियोजना पढ़ रहे थे उसका नाम था मित्रों आपके गुड़गांव नहर परियोजना। इससे आगे की बात बताता हूं, वो जरा आप सुनिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये आपके राजस्थान आपको देखने को मिलता है, और इस राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमने पढ़ चुका है कि साहब यहां पर पहले गंग नहर परियोजना आई थी साहब। तो अब इसके बाद देखो गंगा सिंह महाराज जो हैं, यह शासक कहां के थे? बीकानेर के। बीकानेर जो रियासत थी दोस्तों, इस बीकानेर रियासत के जो शासक थे वो थे गंगा सिंह, और गंगा सिंह जी के बाद समय आगे बढ़ा, और अब वर्तमान में जो शासक आपको देखने को मिलते हैं उनका नाम है मित्रों शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह, और इन शार्दुल सिंह को लेकर हम बात करते हैं तो आप सुनिएगा। ये शासक बन जाते हैं और इनके मन में भी एक विचार उत्पन्न होता है, क्यों ना मैं भी एक नहर का निर्माण करूं। क्यों? गंगा सिंह जी ने जब नहर का निर्माण किया तो उनकी ख्याति आपके पूरे राज्य में, पूरी प्रजा आपके संतुष्ट होने लगी। तो इन्होंने भी आपके इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इन्होंने इनका एक सिंचाई इंजीनियर हुआ करता था मित्रों। और अगर आप बात करते हैं इनके सिंचाई इंजीनियर की, तो इस सिंचाई इंजीनियर का हम नाम जानना चाहें तो मित्रों इसका नाम था आपके कंवर सेन, और कंवर सेन के द्वारा आपके इस नहर का प्रारूप तैयार करवाया जाता है। नहर का आपके क्या तैयार किया? प्रारूप तैयार किया गया, और यह बात है 1948 की। अर्थात कच्चे कागज पर, मानचित्र पर आपके नहर का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। अगर इस प्रारूप को आप देखना चाहें तो आप मित्रों देखिएगा, हमें देखने को मिलता था कि साहब यहां पर एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम आप जानना चाहें दोस्तों तो इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, और यहां पर भी आपके एक नदी है, और इस नदी का नाम है व्यास नदी, और दोनों के संगम पर आपके एक बांध का निर्माण किया गया है, और इस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध के नाम से जाना जाता है। तो आप इस डायग्राम में देखकर बता सकते हैं कि व्यास व सतलज नदी के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया, और इस बांध का नाम आप जानना चाहें तो मित्रों इस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध। और अगर हम जानना चाहें इस हरिके बैराज बांध का संबंध किस राज्य से है तो पंजाब राज्य से इसका संबंध देखने को मिलता है। अब आपकी जो प्रारूप तैयार किया गया है मित्रों, वो आपके तैयार किया गया कि इस हरिके बैराज बांध से एक नहर निकाली जाएगी, जो आपके यहां तक निकाली गई। ये आपके नहर निकाली गई, और इस नहर की स्थिति की बात करते हैं तो यह आपके बीकानेर रियासत का एक स्थान हुआ करता था। यह पुंगल तक यह नहर निकाली गई। क्लियर है दोस्तों? और आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो ये नहर तैयार की गई है प्रारूप, तो इस नहर का नाम क्या रखा गया? तो आपके इस नहर का जो हरिके बैराज से आगे बढ़ते हो, पंजाब से आगे बढ़ते हुए हरियाणा, और हरियाणा से आगे बढ़ते हुए
राजस्थान में प्रवेश करती हुई पुंगल तक जो देखने को मिलती है, इस नहर का नाम रखा गया राजस्थान नहर नाम रखा गया साहब इसका। राजस्थान नहर के नाम से इसे जाना गया। और इस नहर के अंदर एक समस्या ये आने लगी कि कोई रास्ते में इसके जल का उपयोग ना करे। तो पहला तो क्वेश्चन ये बना कि ये जो आपके नहर देखने को मिली, यह राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहां से करती है। तो मित्रों आप याद रखिएगा, ये आपकी जो राजस्थान नहर थी, यह राजस्थान में सबसे पहले जो प्रवेश कर रही है वह कर रही है खरा गांव से। और इस खरा गांव को लेकर आप बात करते हैं तो इस खरा गांव का संबंध वर्तमान में आपके एक जिले से देखने को मिलता है, और वो जिला है आपके हनुमानगढ़ जिला। जरा और आगे बढ़ते हैं, और हमने पाया साहब कि ये जो नहर आगे बढ़ती है, इस नहर के आगे की तरफ हम देखते हैं तो आपके यहां से लेकर, अर्थात ये वाला जो स्थान है, इस स्थान का नाम है मसीता वाली। और इस मसीता वाली नामक स्थान का संबंध भी कहां से है, हनुमानगढ़ से इसका संबंध देखने को मिलता है। यहां से लेकर मसीता वाली से लेकर आपके साथ सीधे चले जाइएगा हरिके बैराज बांध तक। यहां तक आपके किसका निर्माण किया गया, आपके राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। अर्थात मसीता वाली से और आपके हरिके बैराज तक यह वाला स्थान आपके फीडर का क्षेत्र कहलाता है। और फीडर का मतलब होता है नहर का वह क्षेत्र जहां पर बिना अनुमति के पानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो दोस्तों नहर का नाम तो था राजस्थान नहर, और इस राजस्थान नहर को लेकर आप बात करते हैं दोस्तों, तो इस राजस्थान नहर पे आपके बनाया गया एक फीडर, और इस फीडर को लेकर आप बात करना चाहें या चर्चा करना चाहें तो इसका नाम रखा गया राजस्थान फीडर। नहर के नाम के कारण इसका नाम राजस्थान फीडर रखा गया। और अगर इस राजस्थान फीडर का आप विस्तार जानना चाहें तो इसका विस्तार आप बता सकते हैं हरिके बैराज से मसीता वाली तक देखने को मिलता है। जो आपके लंबाई को लेकर बात करते हैं तो आपके 204 किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मित्रों आपको मिलता है। तो ये आपको स्थितियां मिली इसको लेकर। इससे जरा और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा दोस्तों, हमने पाया कि ये जो आपके नहर है, इस नहर को लेकर हम बात करना चाहें तो प्रारंभ में तो सब स्थितियां ये रही, लेकिन समय उसके बाद आगे बढ़ा और आपके इस नहर का नाम, राजस्थान नहर का नाम 1984 में परिवर्तित कर दिया गया। किसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। और नाम बदलने के बाद इसका जो नाम था वो आपके नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर। इसका क्या नाम रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर, आपके इसका नाम रख दिया गया। और आपके ये जो इंदिरा गांधी नहर थी, अब इसका विस्तार दोस्तों आपके इस पुंगल से बढ़कर आप कह सकते हो, तो आपके इस इंदिरा गांधी नहर का विस्तार इस पुंगल से हटकर आगे तक आ गया और ये स्थान यहां तक देखने को मिला। और ये वाला जो स्थान है, इस स्थान के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका नाम है मोहनगढ़। मोहनगढ़, और मोहनगढ़ का जो संबंध है वो आपके देखने को मिलता है एक जिले से, और जिले का नाम है मित्रों जैसलमेर। कि जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब आपके इंदिरा गांधी नहर को लेकर आप बात करते हैं मित्रों, तो इंदिरा गांधी नहर को लेकर आप बता सकते हैं कि ये सारी जो अंदर की स्थिति है यह आपके कहलाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये अंदर का भाग आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एक विशेष नाम हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके नाम को लेकर हम बात करते हैं तो सुनिएगा, इसका नाम हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
अर्थात इसको शॉर्टकट में आपके इस प्रकार लिख दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर योजना। तो ये आपको एक कच्चा चित्र मैंने बनाकर समझाया कि आपको पता रहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अगर इस डायग्राम को केवल देखते हैं आप, तो आपके लिए एग्जाम के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि आपसे अगर पूछ लिया जाता है इंदिरा गांधी जो नहर है इसका निर्माण करने का सबसे पहले कार्य किसने किया, तो आपके सामने आंसर आएगा कि आपके बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा आपके इसका निर्माण किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक थे और नहर का जो प्रारूप है, वो नहर का प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन रहा, तो उस व्यक्ति का नाम था मित्रों कंवर सेन नाम का ये व्यक्ति रहा जिसने नहर का प्रारूप तैयार किया। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी नहर का अगर आपसे पूछ लिया जाता है पुराना नाम, तो आप बता सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का जो पुराना नाम है वो आपके क्या है, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया, 1984 में इसका नामकरण किया गया, इसका नाम परिवर्तित किया गया। राजस्थान फीडर का विस्तार आपको कहां से कहां तक मिलता है, तो आपके विस्तार को लेकर बात आ जाती है, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो विस्तार है मित्रों, आपके हरीके बैराज से लेकर आपके मसीता वाली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करना चाहें कि हम जानना चाहते हैं इसका संबंध आपके राजस्थान फेडर का कितने राज्यों से देखने को मिलता है, तो पता चलता है एक तो पंजाब से इसका संबंध मिलता है, पंजाब के बाद हरियाणा से संबंध मिलता है और हरियाणा के बाद राजस्थान से इसका संबंध देखने को मिलता है। अब हम इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में और विस्तार से बातें करेंगे। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बात आप समझिएगा पहले, फिर आगे की बात करेंगे। ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना हुई, ये आपके यहां पर हुई। अब इससे आगे की बात बताता हूं, वो समझिएगा। नहर का पानी जैसे इधर आ रहा है, ये देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कोई नहर का पानी इधर की ओर आ रहा है, तो मैंने नदी के संदर्भ में भी बताया था। आप ये कल्पना कीजिएगा कि आप इस नहर के या नदी के बीचों बीच खड़े हैं और आपका मुख जिधर पानी बह रहा है उसी ओर है। तो अब आप अपने हाथ जब दोनों फैलाएंगे तो जिधर आपका राइट हैंड होगा वो उस नदी या नहर का भी राइट हैंड साइड ही कहलाएगा साहब, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा वो उस नदी या नहर का भी लेफ्ट हैंड साइड ही कहलाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड को आप बाईं ओर के नाम से भी जान सकते हैं। और राइट हैंड साइड को आप किसके नाम से जान सकते हैं, दाईं ओर के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है मित्रों, ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि अगर आपके इंदिरा गांधी नहर का पानी इस प्रकार आ रहा है, तो अपना पहला क्वेश्चन बनेगा इंदिरा गांधी नहर के इधर वाला हिस्सा है, ये तो आपके कैसा हिस्सा हो गया, राइट हैंड साइड, और ये वाला हिस्सा जो है यह आपके कैसा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और अपना क्वेश्चन बना कि हमसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वह राजस्थान के किन मुख्य जिलों से संबंधित है। तो अगर आप क्रम से बात करते हैं तो आपके दोस्तों सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर जो है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपके प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के बाद आगे अगर आप बढ़ते हैं तो उसके बाद आपके दूसरे नंबर जिले पर जाती है जिसका नाम है गंगानगर। क्लियर है साहब। और गंगानगर के और आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट जिला आता है, इस जिले का नाम आता है बीकानेर। और मित्रों बीकानेर से और आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए आंसर आता है जैसलमेर। अब आप क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, एग्जामिनर अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के मुख्य नहर से, राजस्थान के मुख्य नहर से संबंधित कुल जिले, तो आपके जो आंसर आएगा
वो आंसर आएगा कि आपके कितने जिले हैं, 4 जिले देखने को मिलते हैं। और 4 जिलों में कौन कौन से क्रम से नाम बताया मैंने, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर और बीकानेर के बाद जैसलमेर देखने को मिलता है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो हम इस नहर को केवल उठाकर बाहर रखते हैं और बाकी इसके बारे में फिर अध्ययन करना चाहेंगे। अगर मित्रों हम इस नहर को केवल रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा ये मैंने आपके नहर को दर्शाने का प्रयास किया सर। ये देखिएगा, ये है मित्रों आपके इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने आपको ये दर्शा दिया। ये आपके मुख्य नहर हो गई। कहां से, ये देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला वो पार्ट है जिसका नाम था मसीता वाली, इसका नाम था मित्रों मसीता वाली। और दोस्तों ये जो मसीता वाली है, इसका हम संबंध जानना चाहें तो इस मसीता वाली का जो संबंध था वो आपके किस जिले से देखने को मिलता था, हनुमानगढ़ जिले से इसका संबंध देखने को मिलता था। और यहां पर हमने जो पढ़ा था अंतिम छोर, ये जो अंतिम छोर था इसको लेकर आप बात करते हैं तो इस स्थान का नाम था मोहनगढ़, मोहनगढ़। और मित्रों ये जो मोहनगढ़ है इसके बारे में मैंने बताया आपको, इसका संबंध आपके देखने को मिलता है जैसलमेर से, ये जैसलमेर। क्लियर है दोस्तों। और इस नहर का नाम हम जान ही चुके हैं, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मित्रों हर एग्जाम में इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब हमने देखा कि सब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई के लिए आपके 3 चीजों को काम में लिया। इससे छोटे छोटे कुछ पार्ट बनाए गए जिनको आपके पहले नंबर पर तो कहा गया लिफ्ट नहर। इससे सिंचाई करने के लिए आपके निर्माण किया गया लिफ्ट नहर का, अर्थात आप कह सकते हो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हम लिफ्ट नहरें पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम शाखाओं का अध्ययन करेंगे, मुख्य नहर से जो छोटे पार्ट होंगे वो शाखाएं कहलाएंगी। और आपके तीसरे नंबर पर जो शाखाओं से भी और छोटे होंगे उन्हें हम क्या कह देते हैं, उपशाखाएं। क्लियर है दोस्तों। आज वर्तमान समय में अगर हम इन सभी को रिप्रेजेंट करें तो आपके देखने को मिलता है जो लिफ्ट नहरें हैं इनकी संख्या मिलती है 7। एक 8वें नंबर पर भी है जिसका नाम मिलता है लेकिन अभी उसका विकसित नहीं है। उपशाखाओं की बात करते हो तो इनकी संख्या मिलती है 9 और आपके उपशाखाओं की संख्या 9 और उपशाखाओं की संख्या कितनी मिलती है, 1 मिलती है। अब ये सारी की सारी अपन को यहां पर इस डायग्राम में दर्शानी है तो आपस में दूर से देखने पर ये पता चल जाए ये तो लिफ्ट नहर है, ये शाखा है, ये उपशाखा है। तो हमने कुछ डिजाइन लिए साहब और उन डिजाइनों को लेकर बात करें तो आप डिजाइन देखिएगा। अगर हम कहीं पर भी इस प्रकार का डिजाइन बना देते हैं तो आप समझ जाना जिगजैग का डिजाइन जो है यह रिप्रेजेंट करता है लिफ्ट नहर को। अगर शाखाओं को दर्शाना होगा तो हम एक इस प्रकार की लाइन दर्शाएंगे लहरदार और यह लाइन शाखा को रिप्रेजेंट करेगी। और उपशाखा को रिप्रेजेंट करना होगा तो मोतियों की माला के समान हम इस प्रकार की आकृति बना देंगे। यह आपके उपशाखा को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है। तो अब आप देखिएगा मित्रों, हमने सबसे पहले बात करना चाहिए इसके बारे में कि ये जो आपके देखने को मिलती है इसमें कुछ हमने लिफ्ट नहरें देखना चाहिए सर। और इन लिफ्ट नहरों की अगर हम बात करें तो इनकी स्थितियां इस प्रकार मिलती है। ये देख रहे, और इन सभी को हमने लिफ्ट नहरों को अगर बात करें तो लिफ्ट नहरों को हमने इस प्रकार जिगजैग के रूप में दर्शाने का कार्य किया। ये आप देखिएगा सर,
ये आपके लिफ्ट नहर है। अगर इनकी संख्याओं को लेकर बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखना संख्या में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपके 7 संख्याओं में देखने को मिल रही है। सातों का आप नाम जानना चाहें तो नाम सुनिएगा। पहले नंबर की ये जो शाखा लिफ्ट, इसका नाम सुनिएगा। इसका नाम है आपके चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हो नीचे, तो दूसरे नंबर वाली का नाम आता है कंवरसेन, कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से इसे जाना जाता है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं, तो इसका नाम आता है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। नेक्स्ट करणी सिंह, करणी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। और नेक्स्ट जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से इसे जाना जाता है। आपके जो 8वें नंबर पर है उसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, 8वें नंबर पर जो है, लेकिन आपके ये 7 मूलतः देखने को मिलती है। अब अपना एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके 7 लिफ्ट नहरें देखने को मिल रही है, इसका कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्रम को लेकर आता है, या दूसरा जो एग्जाम का इसका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मित्रों बनता है इसको लेकर कि आपसे ये पूछ लिया जाता है इन लिफ्ट नहरों का, किस लिफ्ट नहर का संबंध किस राज्य से, जिले से देखने को मिलता है। तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो आपको देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप बात करते हैं तो इसका संबंध आपके देखो कितने जिलों से मिलता है। एक तो आपके हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इसका संबंध मिलता है चूरू से, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं झुंझुनू, और इसके बाद इसका संबंध मिलता है बीकानेर जिले से देखने को मिलता है। यह आपको देखने को मिलता है बीकानेर से। अगर कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात आ जाती है तो कंवरसेन का संबंध कितने से मिलता है? एक तो आपके गंगानगर जिले से संबंधित और एक आपके संबंधित कहां से, बीकानेर से, 2 जिले से। अगर पन्नालाल बारूपाल की बात की जाए तो इसका जो संबंध है वो आपके एक तो बीकानेर जिले से संबंधित और दूसरा आपके नागौर जिले से आपके संबंधित देखने को मिलता है। वीर तेजाजी को लेकर बात करते हो तो वीर तेजाजी का संबंध केवल एक जिले से, जिसका नाम क्या है, बीकानेर। करणी सिंह लिफ्ट नहर को लेकर हम बात करते हैं तो करणी सिंह का जो संबंध है वह आपके कितने से है, एक तो आपके बीकानेर से और दूसरे नंबर पर आपके एक जिला आता है जोधपुर से भी इसका संबंध देखने को मिलता है। अब आप बात करते हैं गुरु जंबेश्वर, इसका संबंध आपके नंबर 1 पर बात की जाए तो आपके एक तो संबंध इसका सबसे पहले जैसलमेर से,
जैसलमेर के बाद जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ देखो, ये यो मोड़ के बनाइए ना, पहले जैसलमेर फिर ऊपर की तरफ आएंगे तो आपके जो जिला आएगा वो जिला आएगा बीकानेर, और बीकानेर के बाद फिर ये आ जाएगी जोधपुर। क्लियर? जय नारायण व्यास को लेकर बात करते हो तो इसका संबंध आपके दो जिलों से मिलता है, एक तो आपके जैसलमेर और दूसरे नंबर पर आपके कौन सा मिलता है, जोधपुर जिला इससे संबंधित देखने को मिलता है। और दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके जो लिफ्ट नहरें हैं, इन लिफ्ट नहरों की आप चर्चा करते हैं तो आपके इन सातों लिफ्ट नहरों की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी लिफ्ट नहरों का संबंध एक जिले से मिलता है, जिस जिले का नाम है बीकानेर। लेकिन केवल एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर आपको देखने को मिलेगी जिसका संबंध बीकानेर जिले से नहीं मिलता, तो आप याद रखिएगा उस लिफ्ट नहर का नाम होगा जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से वो जानी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी ये 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनका प्रत्येक का मैंने जिला आपको बताया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, अगर हम बात करना चाहें तो मित्रों दूसरे नंबर पर हमें चर्चा करने को मिलती है इन शाखाओं को लेकर। तो मित्रों सातों शाखाओं की मैं पहले आपको लोकेशन बता देता हूं कि सातों शाखाओं की लोकेशन आपको क्या देखने को मिलती है, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। देखिएगा, एक शाखा आपको यहां पर मिलती है 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। देखो काउंटिंग भी किसकी कर देता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 शाखाएं आपको देखने को मिलती है। अगर मित्रों इन 9 शाखाओं का आप क्रम से नाम जानना चाहें तो आप देखिएगा इनका क्रम से नाम आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम जरा चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं इन 9 शाखाओं का नाम बताता हूं आपको, आप नाम सुनिएगा दोस्तों। अगर हम सबसे प्रारंभिक बात करें तो आपके 1 नंबर पर जो ये आपको शाखा दिख रही है, इस शाखा का नाम जानना चाहें तो इस शाखा का नाम है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप आते हो तो आपके सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा। तीसरे नंबर पर आइएगा अनूपगढ़ शाखा। 4 नंबर पर आइएगा पूंगल शाखा। नेक्स्ट आइएगा दातूर शाखा। 6 नंबर पर बिरमसर शाखा। और 7 नंबर पर हम बात करना चाहें तो 7 नंबर पर आपको मिलती है नेक्स्ट चारण वाली शाखा। 8 नंबर पर शहीद बीरबल शाखा और 9 नंबर पर सागरमल गोपा। सागरमल गोपा शाखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस सातों का नाम आपको देखने को इस प्रकार मिलता है। और इनके बारे में बात करें तो ये जो आपके शाखा देखने को मिल रही है मित्रों, इस शाखा को लेकर हमने बात की कि ये जो आपकी शाखा है, इस शाखा का संबंध रावतसर शाखा का संबंध तो है हनुमानगढ़ से, बाकी इन दोनों का संबंध आपको मिलता है गंगानगर जिले से। इन तीनों का संबंध मिलता है बीकानेर जिले से। क्लियर है साहब? और अगर आप बात करते हैं तो चारण वाली का संबंध 2 जिलों से मिलता है, एक तो बीकानेर जिले से और दूसरा आपके जैसलमेर जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। जबकि आपके शहीद बीरबल शाखा व सागरमल गोपा शाखा दोनों का संबंध आपके कहां से देखने को मिलता है, जैसलमेर जिले से देखने को मिलता है। और अगर हम बात करना चाहें कि ये जो आपको शाखाएं देखने को मिली, इन शाखाओं को लेकर आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मित्रों एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बनता है
कि हमसे पूछा जाता है कि आपके 9 शाखाएं जो देखने को मिली है, इन सारी की सारी 9 शाखाओं में से आपके 8 शाखाएं जो है वो तो आपके राइट हैंड साइड या आपके दाईं ओर देखने को मिलती है। क्लियर है मित्रों? जबकि एकमात्र शाखा ऐसी है जो लेफ्ट हैंड की तरफ देखने को मिलती है, तो वो आपके कौन सी है? तो आपके इस रावत सर शाखा को लेकर एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, रावत सर शाखा एकमात्र ऐसी है जो लेफ्ट हैंड साइड या आप कह सकते हो बाईं ओर देखने को मिलती है। तो एक तो क्वेश्चन इन शाखाओं को लेकर यह बना। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर बात करें तो आपके एक शाखा ऐसी मिलती है, चारण वाली शाखा, जिसका संबंध 2 जिलों से मिलता है, बीकानेर व जैसलमेर जिले से। तो अभी तक हम बात करें तो हमने सारी तो लिफ्ट नहरें पढ़ ली है और सारी शाखाएं पढ़ गई, बच गई उपशाखा एक। वो उपशाखा हमें कौन सी देखने को मिलती है? तो मित्रों, इस मोहनगढ़ से लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा इस प्रकार आपको यहां तक एक उपशाखा मिलती है। और ये जो अंतिम स्थान है, इस अंतिम स्थान का नाम आप जानना चाहें तो इस अंतिम स्थान का नाम है गडरा रोड। इस अंतिम स्थान का नाम है गडरा रोड। और गडरा रोड का संबंध अगर आप जानना चाहें तो मित्रों, इसका संबंध मिलता है बाड़मेर जिले से, इसका संबंध देखने को मिलता है। और हमें बताया जाता है कि आपके ये जो हम पढ़ रहे हैं उपशाखा, यह आपके मोहनगढ़, जैसलमेर के मोहनगढ़ से लेकर बाड़मेर के गडरा रोड तक इसका विस्तार मिलता है। और इसके नाम को लेकर आप बात कर लें तो इसका नाम मिलता है बाबा रामदेव। मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था, रामदेव ये कौन से हैं? रुणिचा वाले, जैसलमेर वाले। बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से इसे आपके जाना जाता है। तो बाबा रामदेव उपशाखा जो है, इसका संबंध कहां से हो गया? तो इसका संबंध हो गया मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर आपके गडरा रोड, आपके बाड़मेर तक इसका संबंध देखने को मिलता है। और ये जो गडरा रोड है ना, इसको लेकर एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके 0 पॉइंट के नाम से इसी आपके गडरा रोड बाड़मेर को जाना जाता है। जरा हम और आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमें और पढ़ने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है मित्रों, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है इस इंदिरा गांधी नहर का संबंध टोटल कितने जिलों से देखने को मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आंसर बताता हूं कि आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि इंदिरा गांधी नहर का, कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसका संबंध आपके कुल कितने जिलों से है। तो मित्रों याद रखिएगा, अगर कुल जिलों की बात आ जाती है तो वो जो कुल जिले हैं उनकी संख्या है 9। और 9 का मैं बाकायदा नाम बताता हूं, आप सुनिएगा, आपको याद भी आ जाएगा। अभी पहले नंबर पर तो हम मुख्य शाखा की बात करते हैं, तो उसमें आप क्या जाता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आ जाइएगा आप बीकानेर। बीकानेर के बाद आ जाइएगा गंगानगर, पहले फिर बीकानेर, गंगानगर। और गंगानगर के बाद आ जाइएगा बीकानेर। और मित्रों बीकानेर के बाद आप आ जाइएगा जैसलमेर। ये तो आपके मुख्य जिले हो गए जिनका संबंध आपके मूल नहर से है, इंदिरा गांधी नहर से। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर तो अन्य जो जिले हैं उसमें आपके एक तो चूरू आ गया और एक जिला आ गया झुंझुनू। और अगर बात करते हैं और आगे इधर चलते हैं तो एक जिला आता है नागौर, और आगे बढ़ते हैं तो एक जिला आता है जोधपुर। और अगर बात करते हैं और आगे की तो आपके एक जिला और आ जाता है जिस जिले का नाम आपको देखने को मिलता है बाड़मेर।
और अब अपन जिलों की अगर काउंटिंग करते हैं तो आप काउंटिंग कीजिएगा कितने जिले देखने को मिलते हैं। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस प्रकार 9 जिले आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे सामने आज ये देखने को मिला कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमें क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो में इतना रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।